कि पहले से बेहतर है? ओके, जी सर, हम लास्ट क्लास में तो जी जी नहीं थे, लेकिन मैंने कंप्लीट कर लिया अपना ना, ठीक है कत्ल ठीक है। वाला जो भी। ओके, चैप्टर 16 ये आपने चैप्टर 16 आपने कंप्लीट पढ़ लिया? सर मैंने 322 तक कंप्लीट किया अभी। ओके, बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा, आपने ये जो आपने पढ़े कसीर आलम आपने भी पढ़ ली है इनको? chapter 16 हमने सर जो, ओवरथ्रो किया है, पढ़ा नहीं है अभी सही से इसको। ठीक है। आप तो क्लास में भी थे हमारी 2 दिन पहले, माजरत 2 दिन के लिए। एक तो एलएलएम की मेरी क्लासेस थी 2 दिन, एक तो मैं उधर था, और दूसरा मेरी तबीयत जो है वो हॉस्टल जाके जरा अपसेट हो गई थी, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से भी 2 दिन क्लास नहीं ले सके हम। अच्छा, इसके अंदर ये है कि आपने राहिला आपने जो उसका ओवरव्यू लिया है, ये 322 तक आप गए हैं, इसके अंदर क्या चीज मतलब है, को खास चीज आपको नजर आई हो? सर कत्ल से रिलेटेड है, ओके, कत्ले अमद, कत्ले शबीह अमद, कत्ले खता और कत्ले बिसबब। ठीक हो गया। और सर 4 काइंड्स है ना। ठीक है यानी पहली जो 2 काइंड्स है उनमें तो विद इंटेंशन, यानी इंटेंशन होना जरूरी है, ठीक है। और बाकी 2 में आई थिंक विदाउट इंटेंशन है। ओके, कत्ले बिस सबब, और कौन सी कितनी काइंड्स बताई हैं आपने? सर कत्ले अमद, कत्ले कत्ले शबीह अमद, शुबह, ठीक कत्ले है। खता और कत्ले बिसबब। अच्छा, कत्ले खता और कत्ले बिस सबब क्या है, ये डिफरेंस सर बता दें कत्ले ताकि। खता में जी जी सर, कत्ले खता में ना यानी आपकी इंटेंशन तो नहीं होती किसी को मारने की, ठीक है। लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल एक आई थिंक एक बोर की है, आई थिंक सुअर की एक एग्जाम्पल दी हुई है। ओके। यानी आपको मतलब मतलब 2 चीजें हैं ना, एक है आई थिंक मैटर ऑफ फैक्ट ना, सॉरी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है आई थिंक, एक है सॉरी सर मुझे एक नहीं आता, एक है मिस्टेक ऑफ एक्ट। 2 चीजें हैं ना, यानी 2 चीजों से कत्ले कत्ले खता जो है वो कॉज होता है, एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक है मिस्टेक ऑफ एक्ट। ठीक हो इसमें गया। एक जो एग्जांपल दी हुई है वो डेयर की दी हुई है, यानी आप डेयर पे निशाना जो है वो बांधने की कोशिश मतलब निशाना लगाते हैं तो वो आपका चूक जाता है और कोई इंसान मर जाता है। एक एग्जांपल ये है, ये हो गया आई थिंक सर, ये कत्ले एक्ट है शायद, है ना। कत्ले खता के अंदर आएगा ये, इसके अंदर ये है कि जी जी, मतलब यही जो पहली एग्जांपल आई थिंक कत्ले वो मिस्टेक ऑफ एक्ट की है। ठीक और दूसरी सर एग्जांपल दी हुई है कि आपको दूर से, यानी आपको एक सुअर नजर आता है, बोर की बात की हुई है, यानी अगर आप दूर से देखें तो वो आपको सुअर नजर आ रहा होता है, लेकिन जब आप अपना निशाना बांध देते हैं, फिर जब आप नजदीक जाते हैं तो वो इंसान होता है। तो वो ठीक हो है। गया आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट आई थिंक। अच्छा, तो ये 2 चीजें हैं जिस पे कत्ले खता जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है। और कत्ले बिस सबब क्या है, ये क्या कहते हैं इसको? सर कत्ले बिसबब में जैसे कि आप, मैंने ना अपने घर के बाहर कोई गड्ढा खोद दिया है, लेकिन मेरी हाँ। इंटेंशन ये नहीं थी कि ना वो कोई उसमें जाके गिर जाए, लेकिन हम्म। रात को वो किसी को पता नहीं चलता, तो वो कोई भी इंसान उसके अंदर जाके गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो है तो ये आई थिंक अनलॉफुल इफेक्ट ही है मेरा ना, अनलॉफुल कॉज ही है। ठीक हो तो गया। उसके जरिए से जो डेथ होगी ना वो होगी कत्ले बिसबब। ओके, यानी ये इसके अंदर भी हमारी इंटेंशन नहीं है, ऐसे ही है? नहीं, हाँ जी जी जी, ये 2 जो है ना, कत्ले खता और कत्ले बिसबब, सर ये इन दोनों विदाउट में इंटेंशन है। हमारी इंटेंशन नहीं होती, ठीक हो गया। जी जी खता के अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल आपने, और ये जो एग्जांपल आपने पहले दी है इलस्ट्रेशन डीर वाली, ये आती है, जी ये जी, आई हुई थी सर ये ये 25 के हर, जो हाँ जी, हर कैट था उसके अंदर, उसमें। हर गैड के अंदर तकरीबन के अंदर ये रिपीट होती है। और ये है कि आपने जो है निशाना लिया, ठीक है, झाड़ियाँ, अब वो झाड़ियों के पार आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक हो गया, आपने फायर किया, वो डीर को मिस हुआ, दूसरी तरफ बंदा खड़ा था उसको लग गया, उसकी डेथ हो गई, तो ये कत्ले खता के अंदर आएगा। इसी तरह ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हैं किसी शादी के अंदर, हवाई फायरिंग कर रहे हैं, गोली मार रही है, आपने जो है साइड पे गए हैं, आपने गन सीधी की है दरमियान में, वो जिसको हम तंबू या कनात, कनात बोलते हैं उसको शायद, अब वो उर्दू उसकी कनात ही है या कुछ और है, वो पर्दा सा लगा हुआ होता है, उससे पार आप नहीं देख सकते कि, और आपकी मतलब एक जो वैसे एक कॉमन सेंस जो है वो ये है
कि वहां पे कोई भी नहीं हो सकता। मतलब दूसरी तरफ जो है वो अंधेरा है, जंगल है, मतलब वहां पे आबादी नहीं है उस साइड पे, मतलब कोई नहीं हो सकता। मतलब वैसे एक कॉमनली अगर ओवरव्यू से चीजें देखी जाएं तो वहां पे आपने गन सीखी की है, गोली निकली है, वहां पे खड़ा हुआ तो उसके बाद। सर मैं आपको सॉरी सर, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे सॉरी। ये सर कोई हमारे ग्रुप में है, नेमतुल्ला जाफरी आई थिंक। हाँ जी। जी जी सर, मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया सर मैंने ना। अब जी कुछ जी। कह देना है लाइव तो ऐसे फिर ये सीधा हो जाएगा। ये चला भी गया आई थिंक, नेमत तो जी सर। हाँ जी, यहाँ से लीव कर गए। तो ये को पर्सनल मैसेज कर रहे थे, जी क्या किया जाए। कसीरी सुन रहा है। हाँ, सर प्लीज, ये जो ऐसे बंदे हैं सर, प्लीज इनको ग्रुप से ना आप ब्लॉक कर दें। कैसे छांटी किया क्योंकि जाए। हमारी तो सिर्फ इंटेंशन जो होती है वो क्लास लेने की और पढ़ने की है, कुछ समझ लेने की, कुछ हासिल तालीम हासिल करने की, यही समझ लें। तो ये तो आई थिंक अब वही हाल हो गया जो दूसरों के साथ हो। सर प्लीज रिकॉर्डिंग भी थोड़ी सी जरा, ये रिकॉर्डिंग इसको हो रही है। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं इसको वो उसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसके लिए जो है। खता और बिसबब ठीक है। थोड़ा सा जो है ना इसमें डिफिकल्टीज हुई हैं। ओके। बाकी तो इतना नहीं है। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि सजाओं का तो इतना नहीं पूछते, मतलब हाँ जी जी देते जी। हैं एमसीक्यू। जी जी। ओवरऑल सिर्फ मतलब एक इन्फॉर्मेशन ही पूछते हैं, अगर पूछते हैं तो। हाँ जी हाँ जी, इसके अंदर ये है, मैं आपने उस वक्त तक शायद ज्वाइन नहीं किया था, मैं ये बता रहा था कि लॉग एक्ट के अंदर जो पाकिस्तान पीनल कोड का जो पोर्शन है उसके अंदर ना दो से तीन चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो ये लोग डेफिनेशंस पूछ लेते हैं। ठीक ठीक। है सर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमने डेफिनेशन पहले शुरू में पढ़ी, या फिर जब आप चैप्टर 16 जब आपने खोला 299 सेक्शन 299, उसके अंदर ना डेफिनेशंस दी गई हैं। दमान क्या है, अर्श क्या है, किसास क्या है, जी दियत क्या है, इनमें से एक आध लाजमी पूछी जाती है। ठीक हो गया। जी जो इलस्ट्रेशन है ना, यहाँ पे जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डीर की मिसाल ले रहे थे और गड़ा खोदने की, और इस तरह करके जो भी सेक्शंस के नीचे जितनी इलस्ट्रेशन थोड़ी सी हैं उनमें से पूछे जाते हैं सवाल। अक्सर इलस्ट्रेशन रिपीट होती हैं, सारी रिपीट हो रही होती हैं। ठीक हो गया। तीसरा जी जी। सजा पूछी जाती है, और सजा भी जो मेन मेन है बस वही पूछी जाती हैं। और इसके अंदर एक और सवाल बड़ा मशहूर पूछा जाता है, और वो है दियत की अमाउंट या दियत का सेक्शन 323 इससे डील करता है, जो डिफाइन तीन करता है दियत की टोटल अमाउंट कितनी है। 30,630 ग्राम सिल्वर जो है इसकी अमाउंट है। इसके जो इक्वल रकम है हमें एज अ दियत वो पे करना होती है। तो ये चीजें हैं पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, ये चीजें पूछी जाती हैं। तो जो इसकी मेन चीजें हैं वो। बस सर यही चीज जो है ना तंग। हाँ, जी जी। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ यही चीजें जो है ना ये सजाओं के हवाले से तंग कर रही थी, क्योंकि पढ़ने बैठो तो वो सजाएं दिमाग में आ रही, तो दिमाग में चीज जो है ना इधर से उधर हो जाती, फिर समझ में नहीं आता था ये, इसीलिए अब मैं क्लियर कर, अच्छा हुआ आपने बता दी ये चीज भी। हाँ जी, इसका ये है कि देखें जो है ना, अब सजाएं याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सेक्शन नंबर याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बीइंग एन एडवोकेट अभी हम जो है अभी देखें, आप अगर सीनियर वकला के पास भी बैठें तो अगर थोड़ा सा भी रूटीन से हट के सेक्शन आ जाए तो वो भी फौरन बुक उठा लेते हैं। उसकी वजह यह है कि नंबरिंग जो है ये याद हमें रह नहीं पाती। खैर इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी तो होगी, लेकिन इसके अंदर इतना परेशान नहीं होना। तो अगर एक आध नंबर, दो नंबर, तीन नंबर अगर ऐसे मिस हो भी जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, यानी कि आपने परेशान होके इसको सर पे सवार करके नहीं बैठ जाना। बस कोशिश करनी है कि इनको पढ़ें, इनकी सजाएं देखें। असल चीज होती है कंसेप्ट। अब जैसे इकराह नाकिस का कंसेप्ट है, इकराह ताम का कंसेप्ट है। ठीक हो गया, आपने पढ़ा होगा इसी 299 के अंदर, डेफिनेशंस के अंदर ही है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। अब पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनके ऊपर हम बात कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, सारी की सारी चीजें जो हैं हम उनको देख चुके हैं। अब जो सजाएं हैं वो आप लोगों ने खुद से याद रखनी है। अब एक मैं दांत। सर एक चीज शेयर करना चाहूंगा। जी जी। मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैंने अभी जो अटेम्प्ट दिया था गेट का, हाँ जी। फरवरी में जो हुआ था, जी जी। तो इसमें मेरे जो है 40 नंबर्स आए थे। ओके। उसकी एक बेसिक वजह ये है कि मेरे जो आखिर में रह गए थे 25 रह गए थे, जब 10 मिनट रह गए थे। ओ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही तो है।
हाँ, तो उसको मैंने बगैर देखे मतलब सिर्फ टिक मार्क किए हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा था, मैंने काफी टाइम जाया किया पढ़ने में, मतलब जो नहीं आ रहा हो ना तो कर लेना चाहिए, पहले उसको छोड़ देना चाहिए, बाद में देखना चाहिए। मैं तो एक फेल होने की वजह मेरी ये भी है बहुत बड़ी। जी जी जी, ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं ना आप लोगों से अभी थोड़ी देर के बाद ना एक लिंक शेयर करूंगा एक वीडियो का, और वो लिंक जो है उसके अंदर 6-7 मिनट की है वो वीडियो, आप लोगों ने वो सुननी है। अच्छा, उस जी मैंने ना पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उसका तरीका बताया हुआ है। अभी तक हम जितने यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज लेवल पे, या जो भी एग्जाम हमने दिए उनमें हम्म, और इस एग्जाम में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। इसको अटेम्प्ट करना भी हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता बिल्कुल बिल्कुल। है, इसको समझना भी डिफरेंट तरीके से होता है, यानी कि ये नॉर्मल पेपर से हटके होता है। टाइम हम्म, हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है, और टाइम जो है वो बड़ा ही मैटर करता है। इसके अंदर मैं आप लोगों से वो जो है, मैं वीडियो का लिंक ग्रुप में क्लास एंड होने के बाद शेयर करूंगा। आपने वो काइंडली एक बार सुनना है। आपके जितने भी मसले या मसाइल हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के हवाले से, वो सारे के सारे इंशाल्लाह ताला क्लियर जो है वो हो जाएंगे। तो वो एंड पे जब हम एंड होगा हमारे सेशन का, तब भी इंशाल्लाह ताला फर्दन फर्दन भी हर एक बंदे को जो भी कॉल करता है, मैसेज करता है, उसे भी बूस्ट भी करता हूँ, समझाता भी हूँ, और मतलब सारा अच्छा इसके अंदर ये है कि स्टडी से हटके थोड़ा सा बातचीत हो रही है, तो मैं कि जो लॉग एट है ना, ये इंतहाई आसान टेस्ट है। जिंदगी में हमने बहुत सारे टेस्ट दिए, अगर इसको आप थोड़ा सा एक तरीके से इसकी मिथ को अगर आप पकड़ लें, इसकी लाइन आप अगर पकड़ लें, तो इस जैसा आसान टेस्ट है भी नहीं। टाइम मैनेजमेंट की जो बात है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मेरे 8 MCQs खुद भी रह गए थे जब मैंने अटेम्प्ट दिया। 92 पे जब मैं पहुंचा तो टाइम ओवर हो चुका था, और मुझसे पेपर उन्होंने ले लिया। अब वो किस्मत मेरी अच्छी है कि 92 में से मैंने 84 थे या 86 से 84 हैं या 86 स्कोर थे मेरे, वो मेरे आ गए। अगर वो मैं 100 अटेम्प्ट कर लेता, लाजमी सी बात है ये 90 के करीब मेरे स्कोर पहुंच जाने थे। तो टाइम जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैटर करती है। दूसरा, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इसके अंदर अटेम्प्ट के हवाले से ये है कि आप लोग, अब हर बंदे की आदत होती है 1 से 100 तक पढ़ने की, ओवरव्यू लेने की। जैसे ही पेपर सामने आया, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 वो पढ़ने बैठ गई। उसका नुकसान ये होता है कि इंसान का जो दिमाग है, अल्लाह पाक ने कुछ ऐसा डिजाइन किया है कि ये नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा भागता है, पॉजिटिविटी की तरफ कम जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने पढ़ा पेपर, 70 सवाल आपको आते थे, 30 नहीं थे आते, तो आपका माइंड जो है ना, जो नहीं आते ना उनकी तरफ ज्यादा भागेगा। आपको लगेगा कि ओहो, पेपर मुझे नहीं आता। हालांकि अगर आप वैसे काउंट करें तो आपको 50 60 70 आते होंगे, 30 नहीं आते होंगे, तो आपको लगेगा वो मैं मर गया। जब वो मैं मर गया वाली सिचुएशन आती है ना, तो फिर वाकई आप मारे जाते हैं। तब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 100 पे से वो 30 पे आता है, और आप फेल हो जाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंट रहना, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद माइंड की मैनेजमेंट, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इसके अंदर ज़रूरी हैं। इन चीज़ों पे तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इशू होते हैं। बाकी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। आपको मैं अब शेयर करी हूँ ये बात, लेकिन मैंने सर 50 अटेम्प्ट किए थे सिर्फ, यानी ओके। मैं 50 ही जो कलर कर सकी थी। बाकी मेरे से नहीं हुए। मैं समझी शायद कि सर 3 घंटे टाइम होगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट थी मेरी, तो मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने बताया था कि 2 घंटे थी। तो 3 घंटे के लिहाज से सर वॉच भी नहीं थी, इस लिहाज से फिर गए, सिर्फ 50 अटेम्प्ट किए थे सर, जिसमें मेरे 36 ठीक थे, 15 गलत थे। बस ऐसे ही होता है। अगर आप यहीं पे 80 अटेम्प्ट कर लेते तो आपका 55 60 नंबर आ गया, आपने पास हो जाना था। तो कोई इसमें इशू की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई इसके अंदर घबराने की बात नहीं। अच्छा, भी आप लोगों ने, अगर आप लोग कहते हैं तो हम हर एक सेक्शन को देख लेते हैं, अदरवाइज आप लोग मुझसे असाइनमेंट ले लें। और जो है, अब कंसेप्ट वहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने सजाएं याद करनी है। डेफिनेशंस आपको मैंने दी हैं, उसके अंदर आप लोगों को कॉन्सेप्ट सारे बता दिए। पीपीसी के अंदर इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर अब आगे आ रही हैं सजाएं सारी, और इसको या हम देख लेते हैं, ओवरव्यू इसका ले लेते हैं, कोई इशू नहीं, चलें ओवरव्यू इसका ले लेते हैं आप लोग। सर तो जी जी। सर काइंडली ही मुझे ना
324 से 331 तक जो है ना वो वर्ड पढ़ा देगा, बाकी ये मुझसे नहीं हो रहा, बाकी तो मैंने कर लिया। ओके, देख लेते हैं इसको। हमने छोड़ा था कहाँ पे, और उसको कसीर हमने लास्ट क्लास में कहाँ पे छोड़ा था? सर अभी मैंने आपकी वीडियो देखी थी तो इसमें आप आई थिंक 309 नहीं 307 था या 309 था, यहाँ पे ही हम कोई थे। अच्छा चले हम इसको देख। शबीना, आप भी एब्सेंट थे आई थिंक लास्ट क्लास में। सर एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम एक्चुअली सर सलाम। एक्चुअली एक जेन्युइन रीजन हो गया था, मेरी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड की डेथ हो गई, हाँ जी हाँ तो जी, इस ये वो वजह से मैं बिल्कुल। वो ज्वाइन नहीं कर पाई थी क्लासेस। चलें, बहुत तो तो अल्लाह पाक जी गरी के रहमत करे। जी बिल्कुल जवान है, अभी 3 बच्ची हैं, एक बेटा है, बेरी के छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ा ये शुरू तो से हम एक साथ ही इकट्ठे स्कूल में। ये तो बस जिंदगी जो है वो कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज है, और यस वन एक्चुअली। ऐसे ही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल 309 हम देख रहे थे कि वेवर ऑफ किसास इन कत्ले अम्द। तो जी ये जो वेवर है किसास की, ये कौन कौन दे सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक हो गया जी। और कौन कौन नहीं, कहाँ पे नहीं दी जा सकती? जहाँ पे गवर्नमेंट वली हो, या जहाँ पे माइनर जो है वो किसास का हक जो है मतलब कि उसके पास हो, तो ऐसी सूरत में भी जो है ये नहीं दी जा सकती। 310 था कंपाउंडिंग ऑफ सुलह, ये भी हमने पढ़ लिया था कि इसके अंदर मैरिज जो है वो आप लोग फीमेल जो है वो बदले सुलह के तौर पे नहीं दे सकते। अमाउंट आप दे सकते हैं दियत की सूरत में। आप लोग ये चीज़ें हमने सारी पढ़ ली थी, ये आप लोगों ने इजी हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। अच्छा जी, कत्ल खता यहाँ पे आ गया। सर। जी जी सर ये 310A है यहाँ पे सेक्शन। जी जी। तो सर ये जो लास्ट लाइन है इसमें ये है पनिशमेंट 10 years बट शैल नॉट लेस देन 3 years। ओके, सर पहले जो था मैंने पढ़ा था नेट से, तो वहाँ 7 years की बात की गई थी। सर ये वही प्रॉब्लम आ रही है जो 7 year और 10 year में आ रही थी, असल में जो हाँ जी, बच्चा जो था मतलब। आपने बुक से जो पढ़ा है ना, बुक लेटेस्ट है तो बुक वाला ही ठीक होगा। उसकी वजह ये है कि चीजें जो है ना वो होती हैं, अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। ठीक हो गया। तो अमेंडमेंट्स जो हैं, अब पता नहीं, जो हम पीडीएफ नेट से खोल के बैठे हुए हैं, अभी मैं भी वही नेट से खोल के बैठा हुआ हूँ। ये 7 year है। ठीक हो गया। अब बाद में जो बुक आई है उसके अंदर अगर 10 year है तो जी दैट के उसके अंदर वो अमेंडमेंट हुई है और सजा बढ़ी है। जी जी सर, ये है तो मेरे पास न्यू ही बुक है, न्यू ही ठीक है, बुक है सर। बस ये फिर ये सर उमर 10 का ईयर। 5th एडिशन है मेरे हाँ जी, पास। 10 years है, तो इस मतलब ये है। बाकी चीजें ऐसे ही वो ऊपर नीचे जो है वो होती रहती हैं, इसके अंदर कोई नहीं। अच्छा, कत्ले खता। और जी सर जी, आप जरा देखिएगा, आपके पास क्या 50,000 जुर्माना भी है, साथ में फाइन भी है? ये इसको मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, ये 50,000, सर आप इधर नहीं है। 500,000 फाइन, रुपीज। जी जी, तो ये यानी बल्कि 5 लाख 5 हो गया ना। हाँ जी हाँ जी, 5 5 लाख हो गया, जी 50 नहीं 5 लाख। जी। तो 5 लाख जुर्माना, अब जो फाइन है सर मेरे पास नहीं है, तो इसका मतलब है ये अमेंडमेंट के बाद फिर खत्म हो गया होगा। हाँ फिर ये खत्म हो गया होगा ऐसे ही। जी सर, यहाँ लिखा हुआ है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2004। बस ठीक है, फिर ये 2004 के अंदर अमेंडमेंट हुई है। अच्छा, इसके अंदर हम देख रहे थे कत्ले खता को। ठीक हो गया जी। कत्ले बेसबब को, कत्ले शुबे अमद हमने पहले पढ़ लिया था। अच्छा जी, कत्ले खता 318 सेक्शन है। इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। इसकी दोनों रजिस्ट्रेशन हैं और ये आती हैं। ठीक हो गया। इसमें से जो पहली है वो आती है, दूसरी नहीं आती। हो सकता है आपकी बार दूसरी आ जाए। कत्ले खता 318 सेक्शन, हु एवर विदाउट एनी to cause the death of or cause harm to a person causes death of such person either by mistake of fact or by mistake of fact is said to commit कत्ले खता।
सिंपली इसके अंदर आपके इंटेंशन नहीं है और आपसे डेथ कॉज हो गई है, ठीक हो गया। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ एक्ट, ठीक हो गया जी। तो ऐसी सूरत में आप कत्ले खता के जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे ये है कि विदाउट इंटेंशन आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको फैक्ट जो है वो मिस हुआ है, या आपसे एक्ट जो है आपका उसके अंदर आपसे कोई गलती हुई है, तो ऐसी सूरत में विदाउट इंटेंशन कत्ल खता होगी। इलस्ट्रेशन है जी, इसके अंदर ये है कि वही बात आ गई, ए एम्स एट अ डीर बट मिसेस द टारगेट एंड किल जी हु स्टैंडिंग बाय ए इज गिल्टी ऑफ कत्ल खता। ए ने जनाब निशाना लगाया डीर का, ठीक हो गया जी, वो मिस हो गया। उसका टारगेट जो था वो तो डीर था, लेकिन उसका टारगेट मिस हुआ। वहीं पे जो है जी की डेथ हो गई। जी साथ में ही खड़ा था झाड़ियों के पास पीछे, उसे नहीं पता चला, नहीं नजर आया। तो ऐसी सूरत में ए जो है वो गिल्टी होगा कत्ले खता का। ए शूट्स एट एन ऑब्जेक्ट टू बी अ बोर बट इट टर्न्स आउट टू बी अ ह्यूमन बीइंग, इज गिल्टी ऑफ कत्ल खता। ये भी वही हो गया आप वाली बात कि वो दूर से उसे लग रहा था कि कोई और चीज है, जबकि वो था ह्यूमन बॉडी थी, वो इंसान था। तो ऐसी सूरत में जो है वो कत्ल खता है। तो ये इलस्ट्रेशन हैं, ये आप लोगों ने देख लेनी है, ये आती हैं। कत्ल खता की पनिशमेंट है, ये देख लें, शैल बी लायबल टू दियत है, ठीक हो गया जी। दियत आपको पे करना पड़ेगी ऐसी सूरत में, प्रोवाइडेड दैट वेयर कत्ल खता इज कमिटेड बाय एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट अदर देन रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, the offender may in addition to diyat also be punished with imprisonment of either डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 years एज ताज़ीर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ठीक है जी, कत्ले खता तो हो गया, तो ऐसी सूरत में अगर उस बंदे से हुआ और वो कोई नेग्लिजेंट एक्ट उसने इस तरह से किया था, रैश या नेग्लिजेंट एक्ट उसका था, तो ऐसी सूरत में 5 साल एडिशनल दियत के साथ साथ उसको 5 साल मजीद भी दिए जाएंगे, ठीक हो गया जी। 320 पनिशमेंट फॉर कत्ले खता बाई रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। अब डेथ हो गई है रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग के थ्रू, whoever commits कत्ल खता by rash or negligent driving shall, having regard to the facts and circumstances of the case, in addition to diyat, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। 10 साल तक की सजा है दियत के साथ, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बड़ा ही दिलचस्प तो नहीं, दुखी और बड़ा ही डिस्टर्बिंग, मेरे लिए मेरी प्रैक्टिस लाइफ का एक बड़ा ही डिस्टर्बिंग वाकया था। ड्राइवर साहब जो थे वो ड्राइवर चलाते थे, उसने रोड से गुजरते हुए जनाब, फिर ड्राइवर साहिबान जैसे होते हैं, उसने एक मोटरसाइकिल वाले को कुचल दिया, तो बंदा की डेथ हो गई। उसके बाद यहाँ पे इंसाफ लेना भी बड़ा ही मुश्किल है। अब वो इंसाफ लेने के लिए उन्होंने धक्के खाना शुरू कर दिए। 1.5 साल गुजर गया, वो उसके बूढ़े माँ बाप थे बच्चे के, और वो आते जाते चक्कर लगाते, ये वो सारा आगे पीछे, तंग थक हार के उन्होंने फिर सुलह की ड्राइवर से। ड्राइवर ने जो है वो अपनी, उन लोगों ने उल्टा अपनी जान छुड़वाने के लिए ड्राइवर से सुलह की। और उस दिन जो है वो मैंने बड़ा डिस्टर्बिंग सीन देखा कि उस बाबे ने, जो बाबा था, जब वो बयान कलम बंद हो गए मैजिस्ट्रेट के सामने, तो ऐसी सूरत में उसने जो है उठ के, वो जो बाबा जी खड़े हुए थे वहां पे, उसने सैल्यूट किया उसको, मैजिस्ट्रेट को, जनाब क्या ही इंसाफ है इस मुल्क के अंदर। और डेफिनेटली ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। इसीलिए तो अब लोग अदालतों पर एतबार नहीं करते और खुद से ही अपने बदले लेते हैं। खुद से जब भी कोई बंदा बंदूक उठाता है, उसकी वजह या रीजन यही होती है कि उसको इस मुल्क के अदालती निज़ाम पे एतबार नहीं रहा। डेफिनेटली उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ कि यार, एक बंदे का बच्चा मार दिया, एंड पे उसको इतना तंग किया गया इस सिस्टम की तरफ से, इस अदालतों की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि 1.5 साल या साल गुजरने के बाद उसने खुद से ही क्वाइट करने का जो है वो फैसला कर लिया। मतलब बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्या आप ऐसा नहीं समझते? सर जो भी हो, उस जज को वो सल्यूट तो याद रहा होगा, हाँ डेफिनेटली। यकीन करें, आज तक भी। बेशर्म था, उसने सर झुका दिया। असल में वो भी क्या कर सकता था, मतलब
यहाँ पे बाज़ जगहों पे जजेस के भी हाथ बंधे हुए होते हैं, वकला साहिबान ही लटका देते हैं हर चीज़ को, जजेस पीटते रहते हैं, वो कहते हैं 1.5 दें। तो खैर ये चीज़ें तो हैं ही हैं। अच्छा जी, पनिशमेंट फॉर कत्ल खता हो गई, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, लोगों को पता चल गया बिसबब, ठीक हो गया जी। ये क्या चीज़ है? Whoever without any intention to cause death of or cause harm to any person does any unlawful act which becomes a cause for the death of another person is said to commit कत्ल बिसबब। कत्ल बिसबब के अंदर विदाउट ऑफ इंटेंशन कोई अनलॉफुल एक्ट करने, उस आपके अनलॉफुल एक्ट करने से किसी बंदे की डेथ हो गई है, तो ऐसी सूरत में ये कत्ल बिसबब हो जाएगा। कत्ल खता और चीज है, कत्ल बिसबब और चीज है, इसके अंदर आपका अनलॉफुल एक्ट है, ठीक हो गया। तो जी इसकी इलस्ट्रेशन देख लें, समझ आ जाएगी। ए अनलॉफुली डिग्स अ पिट इन द thoroughfare but without any intention to cause death of or harm to any person, B while passing from there falls in it and is killed, A has committed कत्ल बिसबब। ए ने जो है को गड्ढा खोदा, ठीक हो गया, कोई रास्ता था, लेकिन उसकी इंटेंशन किसी की डेथ कॉज करने की नहीं थी, लेकिन वहां पे ही इज नॉट सपोज टू डिग दिस पिट, ठीक हो गया जी। ऐसा नहीं सोचा जा सकता था कि वहां पे कोई ऐसे गड्ढा खोद देगा, जो दूसरा बंदा था वो वहां से गुजरा, उसकी डेथ होगी मिस्टर बी की, तो यहाँ पे ए ने कत्ल बिसबब कमिट कर दिया, ठीक हो गया जी। तो ऐसी सूरत में इसकी जो पनिशमेंट है, whoever commits कत्ल बिसबब shall be liable to दियत, इसकी जो एक पनिशमेंट है वो दियत है, ठीक हो गई थी कत्ल बिसबब की। वैल्यू ऑफ दियत 323 सेक्शन, ये सवाल भी पूछा जाता है कि वैल्यू ऑफ दियत किस सेक्शन के अंदर डिफाइन है, तो वैल्यू ऑफ दियत सेक्शन 323 के अंदर डिफाइन है, और इसके अंदर जो है 30,630 ग्राम सिल्वर जो है ये टोटल होती है जो वैल्यू है दियत की। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट जो है हर साल बाय नोटिफिकेशन इसकी जो मखसूस अमाउंट है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर ये डिक्लेयर करती है, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद 324 आ गया, अटेम्प्ट टू कमिट कत्ले अमद, whoever does any act with such intention or knowledge and under, इसके अंदर सिंपल अटेम्प्ट टू कमिट कत्ले अमद के अंदर कि आप जो है किसी बंदे को कत्ल करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर हमलावर होते हैं, ये सोचते हुए, ये जानते हुए, ये बूझते हुए, आपकी इंटेंशन भी है, आपकी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं और आप उसको कत्ल करना चाह रहे थे, आपने कत्ल की नीयत से उसके ऊपर हमला किया, तो ऐसी सूरत में अगर वो खुशकिस्मती से अगर बच गया, तो ऐसी सूरत में आप जो है वो कत्ले, आपने अटेम्प्ट टू कमिट कत्ले आमद किया, ठीक हो गया जी, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर आपने किया है। उसके बाद है जी 325 हमारे पास। अच्छा, इसकी जो पनिशमेंट है वो देख लें। पनिशमेंट फॉर द हर्ट इज किसास विच इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू अरिश and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, ठीक हो गया जी। 324 की जो सजा है, सबसे पहले तो किसास वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है, जैसा कि नहीं होता तो 7 साल तक की सजा उसे सुनाई जा सकती है। अच्छा जी, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, whoever attempt, जी जी सर ये तो प्रोवाइडेड एट में है ना, ऊपर तो एक 10 years लिखा हुआ है, बट शैल नॉट लेस देन 5 years। ओके, एक मिनट इसको देख लेते हैं, कहाँ से, कौन से उसमें, हाँ बिल्कुल ये 10 years। 324 में। अच्छा, he would be guilty of कत्लेआम shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years but shall not be less than 5 years if the offence has been committed in the name or the pretext honor। अच्छा, ये honor की बात हो रही है, and shall be liable to fine, and if hurt is caused to any person by such act the offender shall in addition, ये देख लीजिएगा आप जो भी सजाएं हैं। सही, जी जी, ये फिर सजा जो होगी वो प्रोटेक्ट ऑफ ऑनर के सजाएं हैं। हाँ जी, वो ऊपर जो है ये प्रीटेक्स्ट टू ऑनर की है, लेकिन वो जो अंदर मतलब वो ब्रैकेट के अंदर है वो अलग है, बाहर 10 साल की है वो अलग है, और जो अगर ऑनर की आ रही है तो वो अलग है। ऑनर के नाम पे जो कर रहे हैं उसकी आपको 5 साल मिल रही है, ठीक हो गया, ब्रैकेट के अंदर, बट शैल नॉट बी लेस देन 5 years if offense has been committed in the name or on the pretext of honor। ऑनर के तौर पे कर रहे हैं 5 साल है, ऊपर सिंपल है तो वो 10 साल है,
अब ये सजाएं आप लोगों ने याद कर लेनी है। 325 आ गया, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अच्छा, ये सुसाइड के हवाले से सुना था मैंने कि ये वो हुई है, अमेंडमेंट हुई है। आपके पास वो लेटेस्ट क्या 325 के अंदर क्या चीज है, पढ़िएगा जरा। Who- Whoever attempt to commit suicide and does not any act toward the commission of such offense shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year 1 or ईयर, with ठीक है। fine or with both। या तो 1 साल की होगी या फाइन होगा या दोनों होगा। अच्छा, इसका ना मैं पढ़ रहा था कहीं पे, तो ये अमेंड अभी नहीं हुई है, लेकिन को बिल शिल मूव हुआ था इस हवाले से कि जो बंदा सुसाइड कमिट करता है उसको ये सजा जो है वो खत्म कर दी जाए। ये एक तो वो बड़ी मुश्किल से बचा, वो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर था कि उसने अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की, कि आप उसको रिहेबिलिटेट करें, उसको आप जो है वो आप उसको जिंदगी की तरफ ले के आए, उसको तरगीब दें आप, और उसको उस चीज से निकालें। आप उल्टा उसको 1 साल की सजा दे रहे हैं कि वो बंदा तंग आते फिर से ये कदम उठाए। तो फिर अमेंड नहीं हुआ होगा, मुझे लगा ये अमेंड हो गया होगा। तो इसकी जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो इसकी सजा 1 साल तक की है। तो मोस्टली नहीं दी जाती, नहीं सुनाई जाती, ऐसे मुकदमात ही जो हैं वो नहीं बनाए जाते। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ठग है आगे, ये भी आती है। ठग की डेफिनेशन, whoever shall have been habitually associated with any other or others for the purpose of committing robbery or child stealing by means of or accompanied with qatl is a ठग। ये ठग की जो है वो डेफिनेशन है, इसको आप लोगों ने देख लेना है, याद कर लेना कि एक ऐसा बंदा जो कि बच्चों के चाइल्ड स्टीलिंग के अंदर इन्वॉल्व हो या रॉबरी के अंदर हैप्चुअली वो एसोसिएटेड हो इन चीज़ों के साथ। ठीक हो गया जी। और बाद में को कत्ल वाली सूरत भी निकलती हो, इन ऑफेंसेस के साथ रॉबरी कर रहे हैं तो एक आध बंदे को मार दें, या बच्चे अगर ये चोरी कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में जब वो अपना उनसे वो जो भी वो उनका एक्ट है वो करने के बाद उनके बाद उनकी डेथ के अंदर वो इन्वॉल्व हों, तो ऐसी सूरत में ये बंदा जो है ठग कहलाएगा। ठग की जो पनिशमेंट है वो जो है यहाँ पे है फाइन से रिलेटेड है। ठीक हो गया। और उसके साथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। दो इसके अंदर ये पनिशमेंट्स हैं, इसको उम्र कैद ही दी जाती है। ठीक हो गया जी। एक्सपोजर एंड अबंडमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स बाय पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट, 328 हम पढ़ रहे हैं। whoever being the father or mother of a child under the age of 12 years or having the care of such child shall expose or leave such child in any place with the intention of wholly abandoning such child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने बच्चे को छोड़ रहे हैं, आपकी नीयत ये है कि मतलब जैसे वो अपनी मर्जी से आप उनको जो है अबेंडन कर रहे हैं, उनको आप छोड़ रहे हैं, आप लोग उनसे अपना पीछा छुड़वा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो जो सजा है आपको दी जाएगी 7 years और फाइन और बोथ। ठीक हो गया। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ द फॉर कत्ले अमद एंड कत्ले शिबे अमद और कत्ले बिसबब एज द केस में भी इफ द चाइल्ड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्सपोजर। अगर के वालिदैन या वालिदैन आपने अपने बच्चे को इस तरह से लीव किया और ऐसी सूरत में उसकी डेथ होगी, उसको किसी ने कत्ल कर दिया, उसकी जान ले ली, या आपने कहीं अकेली जगह पे छोड़ा, किसी जानवर ने उसको काट लिया, मार दिया, या इसको पकड़ के ले गया, उसने उसको मार दिया, तो ऐसी सूरत में वो जो वालिदैन हैं उनके ऊपर भी ये कत्ल के मुकदमा जो है उनका इंदराज होगा। ठीक हो गया। क्रुएल्टी टू अ चाइल्ड 328, whoever willfully ill treats, neglects, abandons or does an act of omission or commission that results in or has potential to harm or injure the child by causing physical or psychological injury to him shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year and may extend up to 3 years। आप अगर अपने बच्चे को मार रहे हैं। अच्छा जी, 329, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, whoever the secretly burying or otherwise disposing of the dead body of a child, whether such child dies before or after or during its birth,
intentionally conceals or endeavors to conceal the birth shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. ठीक हो गया जी, आप लोगों को समझ आ गई है? समझ आ गई है? जी सर, आ गई है समझ, थैंक यू। ओके, मैं तो कहा सब कहीं सो गए। अच्छा, 3 नहीं सर, आ गई है समझ, थैंक यू। डिसबर्समेंट ऑफ दियत। अच्छा जी, ये दियत की डिसबर्समेंट कैसे होगी, कैसे दियत की जो रकम है वो आपस में ये जो वली हैं उनके माबेन कैसे होगी? द दियत शैल बी डिसबर्स्ड अमंग द हेयर्स ऑफ द विक्टिम अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन इनहेरिटेंस। जैसे इनहेरिटेंस के अंदर उनका हिस्सा है, वैसे ही दियत की रकम के अंदर भी तमाम जो उसके वारसान है उनका हिस्सा होगा, और वो वैसे ही उसी पोर्शन के हिसाब से उनको बांटा जाएगा। Provided that where an heir forgoes his share, the diyat shall not be recovered to the extent of his share। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर जो वली हैं वो फॉर एग्जांपल 2 बंदे थे, तो उनको हाफ हाफ आनी थी दियत, 30,630 ग्राम सिल्वर की जो अमाउंट है। एक बंदे ने कह दिया कि अगर मैंने नहीं लेनी दियत, तो उसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे बंदे को पूरी की पूरी अमाउंट मिल जाएगी, बल्कि वो जो हाफ उस बंदे की हद तक है वो उसको माफ हो जाएगा, और हाफ जो है दूसरे बंदे को, उस जो अक्यूज पर्सन है उसको हाफ फिर पे करेगा, हाफ उसे वो बच जाएगी, उसे रायत मिल जाएगी, डिस्काउंट मिल गया, समझ लें उसको। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, 331 है पेमेंट ऑफ दियत। द दियत में payable in lump sum or in installment spread period of 5 years from the date of the final judgment। 5 साल तक आप अदा कर सकते हैं किस्तों के अंदर। एक ही बार करना चाहे दियत की रकम तब भी मतलब पॉसिबल है। अगर आप इसको किस्तों की सूरत में अदा करना चाहते हैं, आपकी हैसियत इतनी नहीं है कि आप उसको एक ही बार अदा करें, तो 5 साल तक आप साथ बना के उसको अदा कर सकते हैं। यहाँ पे यानी कि एक तो अगले बंदों का जो है वो बंदा मर गया, ठीक हो गया, आप उसको दियत में पैसे दे रहे हैं, तो वो भी ऐसे पैसे दे रहे हैं जैसे उसने वो जो लोन लिया हुआ है, और उसको वो हर महीने 2 महीने के बाद आप उसको इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो जी ये हो गया। उसके बाद है where a convict fails to pay diyat or any part thereof within the period specified in subsection 1, the convict may be kept in jail and dealt with in the same manner as if sentenced to simple imprisonment until the diyat is paid full, or may be released on bail if he furnishes security or surety equivalent to the amount of diyat to the satisfaction of the court, or may be released on पैरोल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर वो दियत की अमाउंट या इसका कोई हिस्सा पे नहीं करेगा, तो उसको तब तक जो है इम्प्रिजनमेंट के अंदर रखा जाएगा जब तक वो ये पैसे पे नहीं कर दे। ठीक हो गया? उसे बेल भी दी जा सकती है अगर वो कोर्ट को मुतमईन कर दे, श्योरिटी की सूरत में बॉन्ड्स जमा करवा दे कि जी मैं दूंगा। ठीक हो गया? या पैरोल पे रहा हो जाए, लेकिन अगर अदालत को ये लगे कि ठीक है जी अब इसने इतनी चीजें यहाँ पे हमें मतलब सेटिस्फाइड कर दिया कि वाकई ये बंदा देगा, तो ऐसी सूरत में कोर्ट से रिलीज भी कर सकती है। ठीक हो गया? इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट और इट इज अप टू द कोर्ट। हर्ट 332। अच्छा, यहाँ पे 3 रह गया हमारा। वेयर अ कन्विक्ट डाइज बिफोर द पेमेंट ऑफ दियत और एनी पार्ट देयरऑफ, इट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। अगर जो अक्यूज पर्सन है जिसने ये दियत पे करना थी, अगर वो मर गया है दियत पे करने से पहले ही, तो ऐसी सूरत में भी माफी नहीं है। उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो भी उसके नाम पे कोई घर है, दुकान है, कोई जमीन है, तो वो सेल आउट करके उससे वो जो रकम है दियत की अदा की जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया। ओके, कसीर आपको, एमजी खोखर आपको? जी जी सर, क्लियर हो गया। ओके, यस सवाल? सर। ओके। अच्छा जी, हर्ट 332 इंतहाई अहम सेक्शन है।
332 हर्ट से रिलेटेड है। ठीक हो गया जी। अब पाकिस्तान पिनल कोड की जो असल रूह है, अब तक तो हम पढ़ते हैं डेथ से रिलेटेड, अब हम पढ़ेंगे हर्ट से रिलेटेड। ठीक हो गया जी, इंजरीज से रिलेटेड। हर्ट whoever causes pain, harm, disease, infirmity or injury to any person or impairs, disables, disfigures, defaces or dismembers any organ of the body or part thereof of any person without causing his death is said to cause hurt। ठीक हो गया जी। ये हर्ट की डेफिनेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है कि डेथ कॉज किए बगैर आपने उस बंदे की बॉडी को नुकसान पहुंचाया, उसे कोई चोट पहुंचाई, कोई पार्ट जो है हाथ काटा, नाक काटा, कान काटा या शक्ल बिगाड़ी। ठीक हो गया जी। तो ऐसी सूरत में आप जो है वो हर्ट काज कर रहे हैं, और ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है। अच्छा जी, फॉलोइंग काइंड्स हैं हर्ट की। इतलाफ उद्व है, इतलाफ सलाहियत उद्व है, शजा है, जुर है, एंड ऑल काइंड्स ऑफ अदर हर्ट्स। ये हो गई 2, 4, 5 काइंड्स हमारे पास आ रही हैं। क्लियर है जी? ये कसीर आपको समझ आ गई है? एमजी खोखर आपको? समझ में आ गया सही। ओके। अच्छा जी, ये जो है इतलाफ उद्व, इतलाफ सलाहियत उद्व, शजा है, जुर है, ये इनके थोड़े से कंसेप्ट्स हैं। ये आप लोगों ने शजा और जुर अक्सर ये आता है सवाल और मिक्सअप हो जाता है। शजा क्या है? कहाँ पे बॉडी के कौन से हिस्से पे अगर चोट लगाई जाए तो वो शजा कहलाएगी, बॉडी के कौन से हिस्से पे चोट लगाई जाए तो वो जुर कहलाएगी। ये आगे जब इसकी कॉइन्स आएंगी तो हम पढ़ लेंगे। जो है गर्दन से ऊपर तक अगर चोट लगाई जाएगी तो आई थिंक शजा है। तो गर्दन से नीचे बॉडी ट्रंक के अंदर जो है अगर चोट पहुंचाई जाए तो वो जुर्म कहलाती है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, 333 है हमारे पास इतलाफ उद्व। क्या है जी? whoever dismember, amputates, severs any limb or organ of the body of another person is said to cause इतलाफ उद्व। इतलाफ उद्व के अंदर आप सिंपली अगले बंदे का कोई भी ऑर्गन काट देते हैं। ठीक हो गया जी। ये उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको खत्म कर देते हैं। ठीक हो गया जी। और उसका जो वो ऑर्गन है उसकी बॉडी से ये आप रिमूव कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में इट इज कॉल्ड इतलाफ उद्व। ठीक हो गया जी। पनिशमेंट क्या है जी इतलाफ उद्व की? whoever by doing any act with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person causes itlaf udv of any person shall in consultation with the authorized medical officer be punished with qisas। qisas तो लागू है ही नहीं, चलें पहले qisas आ गई। and if the qisas is not executable keeping in view the principles of equality in accordance with the injunctions of Islam, the offender shall be liable to urge and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years as ताज़ीर। एज ताज़ीर उसको सजा दी जा रही है 10 साल की, अर्श जुर्माना भी उस पर आयद किया जा रहा है। ठीक हो गया। सबसे पहले किसास है वो नहीं होगा तो 10 साल तक की सजा उसको सुनाई जा रही है। ठीक हो गया जी। आगे बढ़े। यस सर। 365 जी सर। ये इतलाफ सलाहियत उद्व whoever destroys or permanently impairs the functioning, power or capacity of an organ of the body of another person or causes permanent disfigurement is said to cause इतलाफ सलाहियत उद्व। अच्छा जी, इसके अंदर ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, परमानेंटली इम्पेयर कर रहा है, या फंक्शनिंग जो थी उस पार्ट की या उस बॉडी की, बॉडी का वो जो पार्ट है उससे वो डिसफंक्शन कर रहा है। ठीक हो गया। तो ऐसी सूरत में उसको वो डिसफिगर कर रहा है तो इतलाफ सलाहियत उद्व है। अच्छा, जब इसके नीचे आ गई है हमारे पास पनिशमेंट। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले तो किसास है। ठीक हो गया जी। अगर किसास एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो ऐसी सूरत में जो मतलब एज ए ताज़ीर है वो 10 साल तक की है, और जो सज़ा है वो अर्श की भी साथ दी जाएगी और साथ में एज ताज़ीर 10 साल तक की सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी। ऊपर और नीचे इन दोनों के अंदर जो सजाएं हैं वो सेम है, ऐसे ही है। 10-10 साल की हैं, ऊपर भी 10 साल थी इतलाफ उद्व के अंदर भी,
और सलाहियत उद्वी क्या, इसके अंदर आप सलाहियत खत्म कर रहे हैं। इख्तिलाफ उद्वी में आप सिंपली बिल्कुल रिमूव कर रहे हैं बॉडी के ऑर्गन को। इख्तिलाफ सलाहियत उद्वी के अंदर जो है आप उसकी जो फंक्शन पावर है वो खत्म कर रहे हैं, उसकी जो सलाहियत है वो खत्म कर रहे हैं। ठीक हो गया जी? यस सर, ठीक हो गया, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, 336A और 336B यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। 337 शजा, शजा के आगे ढेर सारी काइंड्स हैं, जुर है उसके बाद, तो ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट कल के लेक्चर में इनको देखेंगे। 336A, हर्ट काज ओके। substance whoever with the intention or knowingly causes or attempts to cause hurt by means of corrosive substance or any substance which is deleterious to human body when it is swallowed, inhaled, comes into contact or received into human body or otherwise shall be said to cause hurt by corrosive substance। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई हर्ट ऐसा पहुंचाते हैं कोई ऐसे सब्सटेंस के जरिए से जो कि इंसानी जान के लिए मुज़र है, ठीक हो गया, आप उसको खिलाते हैं कोई ऐसा सब्सटेंस, उसको इनहेल करवाते हैं, गैस की सूरत में कोई चीज उसको आप दे रहे हैं, ठीक हो गया, या कोई आप उसको ऐसी चीज दे रहे हैं जो कि जैसे ही ह्यूमन बॉडी के साथ कांटेक्ट के अंदर आती है और रिएक्शन करती है, ठीक हो गया, और उससे उसको कोई हर्ट पहुंचता है, उसको उससे कोई नुकसान पहुंचता है, तो ऐसी सूरत में जो सजा है वो सुनाई जाएगी। यहाँ पे है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, और इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच शैल नॉट बी लेस देन 14 years एंड अ मिनिमम फाइन ऑफ 1 million rupees, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। ठीक हो गया जी। और जो इम्प्रिजनमेंट है वो फॉर लाइफ भी हो सकती है, और अगर जज साहब रियायत देते हुए मिनिमम सुनाना चाहें तो 14 साल से कम वो नहीं आ सकते इसके अंदर। ठीक हो गया? इसमें सर इसमें एक चीज पूछ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, ऐसे ही आप पूछें। ये जो आपने बताया इसमें कि कोई चीज मिला के पिला देना उसके जरिए से अगर वो हो। हाँ जी ऐसे ही है। अच्छा चलें ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, कोई चीज पिला सकते हैं, इनहेल करवा सकते हैं उसको, कोई चीज सुंघा सकते हैं, कोई ऐसी गैस है, ठीक हो गया, मतलब उसको किसी ऐसी चीज के जरिए से, ठीक हो गया। तो यानी कि ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आपकी बॉडी को डैमेज या डिस्ट्रॉय करता है, ठीक हो गया, या आपके केमिकल रिएक्शन होता है इसके अंदर बेसिकली। कोई ऐसा आप गैस दे रहे हैं उस बंदे को, ठीक हो गया, या आप उसको स्वेलो करवा रहे हैं, कोई चीज पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, जबरदस्ती उसको आपको ऐसी चीज दे रहे हैं जो कि बॉडी के अंदर एंटर होएगी और उसके जरिए से आगे केमिकल रिएक्शन होगा। तो ऐसी सूरत में वो जो चीज है अगर आप उसको दे रहे हैं तो ऐसी सूरत में इसकी जो सजा है वो काफी मतलब ज्यादा है। अब देखें 1 million तक है, उसके बाद सजाए उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई जा सकती है, और जो कम से कम सजा है वो 14 साल की सजा सुनाई जा सकती है। तो आज का हमारा यहाँ तक काफी है, ये आप लोगों ने याद करनी है, ठीक हो, कहानी की तरह ही है, और अक्सर ये चीजें जो लोग हमसे पूछ लेते हैं तो ये चीजें आपने देखनी है। लॉग एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर हार्ट में स्लैप ऐड है, हाँ बिल्कुल है। थप्पड़ मारना किसी को, और इसकी पनिशमेंट? पनिशमेंट देख लेंगे इसकी, और स्लैब बिल्कुल आता है जी हर्ट के अंदर, उसके साथ अगर आपका मतलब कि आप हर्ट में आपको वो लाजमी सी बात है चोट पहुंचती है, निशान डल गया, तो ऐसी सूरत में है। और सर अगर कोई बातों से आपको हर्ट करे तो? बिल्कुल है, तब भी है, बॉडीली इंजरी हो या मेंटली इंजरी हो, इंजरी तो इंजरी है। सर ये बताइएगा जरूर इसकी पनिशमेंट क्या है, जो बातों से हर्ट करते हैं और जो थप्पड़ मारते हैं। वो तो पढ़ेंगे डियर, आपको वहां से रीड आउट करेंगे तो पता अच्छा, चल जाएगा आपको। इसको ना देख लेंगे, थप्पड़ वाला भी देख लेंगे, वैसे जो इधर जस्ट वो एक्सप्लेन ही ना किया हुआ, एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। हाँ जी वो दे देंगे आपको। जो मेंटली इंजरी होती है ना, यानी कि आपको अगर बातों के जरिए से आपको इंजरी, जो अब इंजरी के दो काइंड हैं, एक बॉडीली इंजरी है और एक मेंटली इंजरी है, ठीक हो गया। जो बातों के जरिए से करते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, उसकी भी बिल्कुल सजा है। उसके बाद आप उसके ऊपर हर्जाने का दावा भी कर सकते हैं, आप उसके अंदर सिविल लिटिगेशन के अंदर भी चले जाते हैं, मतलब वो मुख्तलिफ चीजें हैं। बहरहाल ये जो है वो मैं 1 मिनट मुझे नोट करवा दें।
क्योंकि ये चीज़ें फिर याद बाजुकात नहीं भी रहती, और अक्सर ही ऐसा होता है फिर मुझे याद कोई नहीं रहती, जो चीज़ नोट ना करूं तो बाद में जवाब नहीं दे पाते हम। अच्छा जी, कौन कौन सी है जी आपकी? एक तो हो गया स्लैब की, और उसके बाद मेंटली टॉर्चर की, ऐसे ही है? हरासमेंट डिफाइन कर सकते हैं आप अभी? हरासमेंट? आपकी आवाज जो है वो आ, कट रही है। जो मुझे समझ आई है वो ये है कि आप शायद हरासमेंट की मतलब डेफिनेशन पूछ रहे हैं, यस या सर। तो हरासमेंट ही पूछा आपने? यस सर, यस सर। ओके। अच्छा जी, हैरास जो वर्ड है वो हम अक्सर ही सुनते हैं और अक्सर ही हम इसको पढ़ते हैं, और इसके अंदर ये है कि इसको उर्दू में जो हम बोलते हैं वो है हरासा करना, या इसके अंदर ये है कि अजियत पहुंचाना बेसिकली। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये अजियत जो है जब आपको किसी ऐसे बिहेवियर के जरिए से पहुंचाई जाए, ये फिजिकल भी हो सकती है आपको, ये आपके बिहेवियर के थ्रू भी कोई बंदा आपको पहुंचा सकता है, हरासा कर सकता है, अजियत पहुंचा सकता है, डरा सकता है। ठीक हो गया। फिजिकली भी हो सकती है, और उसके बाद ये आपको जुबानी कलामी भी हो सकती है, ये जेस्चर्स की सूरत में भी हो सकती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर आप किसी बंदे को अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, ये भी हैरेसमेंट के जुमरे में आता है। ठीक हो गया जी। आप किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं तो ये भी हैरेसमेंट के जुमरे में आता है। उसके बाद अगर आप किसी को मेंटली जो है डिस्ट्रेस्ड कर रहे हैं, आप उसको मेंटली स्ट्रेस के अंदर लेके जा रहे हैं, तो ये भी हैरेसमेंट के जुमरे में आता है। क्लियर हो गया? पनिशमेंट क्या है? ओके, इसकी जो पनिशमेंट है, अच्छा इसके ऊपर ना विमेन हैरेसमेंट के ऊपर लॉ भी एक आया था, तो इसकी जो पनिशमेंट है वो एज सच अभी जो है वो मेरे इल्म में नहीं है, बदकिस्मती से। मैं इसको भी नोट डाउन कर रहा हूँ, इसके ऊपर जो लॉ है, स्पेशल लॉ जो आया था, और इसकी इम्प्रिजनमेंट, ये इंशाल्लाह ताला कल जो है मैं इम्प्रिजनमेंट ऑफ हैरेसमेंट, ये मैंने नोट डाउन कर लिया इसको, ये कल इंशाल्लाह ताला आपको मैं बताऊंगा। ठीक हो गया जी? ओके। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? कसीर आपका, राहिला आपका, शबीना आपका? सर मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, ये भी आई थिंक मैंने क्लास को काफी लेट ज्वाइन किया है, हाँ लेकिन जी। मे भी हो सकता है इसी में आपने 299 में स्टार्ट में आ जाता है कत्ल और हर्ट के बारे में। तो मुझे ये बताइए कि ये जो प्राइवेट ऑफेंसेस होते हैं ये नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, हाँ जी, तो ऐसे सर ही है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। ओके। अच्छा जी, दो किस्म के हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ठीक है। अच्छा, हमें पता कहाँ से जी। चलता है कि ये कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है? यहाँ पे शेड्यूल दिए गए हैं, फोर्थ शेड्यूल है। ठीक हो गया। आप अगर उसको देखेंगे एंड पे शेड्यूल दिए गए होंगे, इनके अंदर जो है वो बताया गया होता है, हर ऑफेंस के सामने लिखा होता है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर आप सुलह कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनके अंदर आप सुलह नहीं कर सकते। अच्छा, जब Yes. तकरीबन मोस्टली जो ऑफेंसेस हैं वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, लेकिन सुलह हो जाती है। तो वो कैसे हो जाती है? वो हाँ वकीलों, जी, वही जानना चाह रही हाँ हूँ। जी, वकीलों ने एक प्रैक्टिस के अंदर एक कुलिया निकाला हुआ है, और वो ये है इसको टैकल डाउन करने के लिए कि वो जो मुद्दई है उसको मुकरवा देते हैं, मुद्दई से बयान दिलवाते हैं। वो कहते हैं जी कि ये जो ओके ओके मुलजिम है ओके। ये मेरे मुलजिम नहीं है। ठीक है। गलत फहमी की बुनियाद पे मैंने इनको नामजद कर दिया था, अब जब मैंने अपने ताई कंफर्मेशन, तो अब के साल, 2 साल, 1.5 साल, जितना भी टाइम हो चुका हो, अब मुझे आके पता चला है कि ये लोग मेरे असल मुलजिम नहीं है, मेरे मुलजिम और हैं। लिहाजा अगर अदालत इनको छोड़ दे तब भी मुझे इतराज नहीं है, इनको अगर ट्रायल में रखे तब भी इतराज नहीं है। अदालत इतनी वेली तो है नहीं कि जब मुद्दई ने ही अपनी वो पैरवी छोड़ रहे तो वो उनको पकड़ के रखे, लिहाजा उनको वो रिलीज कर दिया जाता है। तो ये हम लोगों ने एक एक्ट निकाला हुआ है। ठीक है जी। ओके ओके, ठीक हो गया सर जी। इधर ही कंफ्यूजन हो रही थी मुझे कि क्यों ऐसा है कि ये मतलब हाँ जी, जो नॉन प्राइवेट कंपाउंड, ऑफेंसेस हाँ पब्लिक जी, पब्लिक ऑफेंसेस में
हाँ यस जी, ठीक हो गया। नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, लेकिन हम लोग उनको फिर ऐसे घुमा फिरा के कर लेते हैं। और सर जी, इसमें ततीमा बयान फिर दिलवा देते हैं ना उनसे वो। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो ततीमा बयान आता है, वो उसके अंदर मुकर जाते हैं, तो फिर अदालत जी बिल्कुल। वो करना पड़ता है उनको रिलीज। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जनाब। सर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैंने प्रैक्टिस 1.5 साल की है, और अभी करंटली मैं थक गया था अपने सीनियर्स से तो नहीं, अपने जो मुंशी हैं, मैं मुंशी हजरात से थक गया, जी। पीछे हाथ बांध बांध के खड़े होने से। तो मैंने कहा कि अब बस, अब मैं वही LLM और अपनी सिविल जज की इंशाल्लाह तैयारी, तो अल्लाह बेहतर करेगा। जी सर। सर उसके लिए 2 ईयर की प्रैक्टिस कंपलसरी है, तो फिर आपने 1.5 ईयर किया, तो बाकी आप कंटिन्यू करेंगे? नहीं नहीं, उसके अंदर 2 इयर्स की ऐसा कागजों के अंदर ही कंपलसरी है। आप बेशक एक दिन भी कोर्ट ना जाएं तो कोई आपसे नहीं पूछेगा, बस आपके 2 साल लाइसेंस को पूरे होने चाहिए, यानी कि लाइसेंस के जो दिन है आपके वो 2 साल होने चाहिए। कोर्ट आप गए हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सर किस एक कोर्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर आ रहे थे? गया है। मैं जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सरगोदा। ओके सर। हाँ जी। तो सर ये इंटीग्रेशन के बाद से स्टार्ट होता है, ये जब आप गैट क्लियर करते हैं उसके बाद लाइसेंस आपको इशू होते हैं? लाइसेंस हमें 2 रिक्वायरमेंट्स हैं लाइसेंस की। एक तो डेफिनेटली LLB वाली तो है ही है, उसके बाद 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली जो है कि आपके फर्स्ट इंटीमेशन को 6 महीने पूरे हो गए हों, ठीक हो गया। और दूसरा, इन 6 माह के अंदर या 6 माह के बाद आपका लॉ गेट क्लियर हो। लॉ गेट आपका क्लियर हुआ और 6 मंथ जैसे ही आपके पूरे हुए, तो तब आप अपना सेकंड इंटीमेशन या फाइल जो है वो भेजते हैं लाइसेंस की, और आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। सर एक क्वेश्चन सर आ ये गया है। सेकंड इंटीमेशन का कैसे है, ये थोड़ा सा बताइएगा। फर्स्ट इंटीमेशन तो हो चुके हैं। फर्स्ट इंटीमेशन हो चुका है आपका, आपको डेट याद रखना होगी, और इसी दौरान आपका अब इंशाल्लाह लॉगएट पास हो जाएगा। जैसे ही आपकी फर्स्ट Yes. इंटीमेशन को 6 महीने पूरे होंगे, आप जब वो डेट गिनेंगी, तो उसके बाद आप अपनी सेकंड इंटीमेशन की जो हाँ, 6 मंथ क्लियर हो कंप्लीट हो चुके हैं। हो चुके हैं, तो बस अब आपको अपना लॉगआउट पास करना है। जैसे ही लॉगआउट पास होगा, आपने अपना लॉगआउट का रिजल्ट और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ अटैच करने हैं उस फाइल के, फाइल बना के फीसें जमा करवानी है, भेजनी है, आपको लाइसेंस इशू हो जाएगा। जी सर, इसके अलावा कुछ और भी करना होता है? उसमें ग्रुप में कुछ था, वो मुझे तो समझ नहीं आया। ग्रुप के अंदर तो अब हर बंदा अपनी मर्जी की बात छोड़ देता है, फिर सब उस पे परेशान होकर इधर उधर देख रहे होते हैं मुंह उठा के। तो ग्रुप की बातों पे, अनऑथराइज्ड पर्सन अगर वहां पे कोई बात कर रहे हैं, तो उस पे आप ना जाएं, परेशान होने की जरूरत जी है। 2 चीजें रिक्वायर्ड हैं, वो मैंने आपको बता दी। और अब देखें, यहीं पे मैं आपको जी बता, सर। एक स्टूडेंट थी, उसने बहस की मेरे से कि फर्स्ट इंटीमेशन जरूरी नहीं है, ऐसे ही लाइसेंस मिल जाता है। अब मैं उसे समझा रहा हूँ, मैंने बड़े प्यार से उसको कुछ 4 दिन समझाया, उसकी वही जिद थी। कहती अगर फर्स्ट इंटीमेशन सर जरूरी होता तो जो लॉग एड का ऐड आता है उसके अंदर तो लिखा ही नहीं हुआ कि फर्स्ट इंटीमेशन भी आपने भेजना है। अगर HEC का काम ही नहीं है, HEC ने आपका लॉग एड लेना है, रिजल्ट बना के दे देना है। इंटीमेशन जो है लेना और लाइसेंस देना आपको काम है बार काउंसिल का। बार काउंसिल की रिक्वायरमेंट है फर्स्ट इंटीमेशन भी, और साथ में बाकी चीजें भी। मतलब ये है कि फिर वो जो अब बाद में जब उसने बनवाया, फिर उसने मुझे माजरत का मैसेज भी किया, ठीक हो गया, उसने कहा जी मैं गलत थी। तो मतलब जब उसको फिर खुद से प्रैक्टिकली वो चीज पता चली फिर हुआ। तो ये मसला है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो समझते नहीं। मैं एक शाने बंदे से किसी ने पूछा ना कि खुश रहने का क्या तरीका है, तो उसने कहा जी बेवकूफों से बहस छोड़ दो। उसने कहा मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। उसने कहा जी ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो यही है, आप जो बहस कर रहा है उससे बहस छोड़ दो, तो आप खुश हैं। हाँ जी। सर सर इसमें मेरा इसके क्वेश्चन है। बाद गैट के बाद लास्ट सेकंड इंटीमेशन करके उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा? हाँ जी, प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए ये है कि आपको सेकंड इंटीमेशन के ना फॉर्म मिलेंगे, आपने उसकी सारी मालूमात उसके ऊपर होती है, फीसें होती हैं, एज के हिसाब से फीस होती है, आपने वो जमा करवानी है, हर चीज़ साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, तस्वीरें लगानी है, जो भी वो हर चीज़ फॉर्म के ऊपर लिखी होती है। आप उन्हें लगा के आप भेजेंगे पंजाब बार काउंसिल को, वो आपको 3-4 दिनों के अंदर लाइसेंस बना के आपको लाइसेंस आपका दे देंगे।
सर ये गेट सर के एक्चुअली बाद वो की बातें पहले हैं, से पहले मेरा अंकल एक ने भेजा क्वेश्चन था, तो सुन लीजिए। वो उन्होंने मुझे ये कहा फर्स्ट इंटीमेशन सेकंड इंटीमेशन, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया, बस इसमें कंफ्यूजन थी, इसलिए मैं बस आपसे पूछ रही थी। अब आपको समझ आ गई होगी। या सर बाकी तो काम उनका ही है। हाँ जी, शबीना आप कुछ पूछ रही थी। सर मेरा एक क्वेश्चन आ गया है, ये फसाद फिल अर्ज, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। फसाद फिल अर्ज जो है, इसके अंदर ऐसे लोग शामिल होते हैं जो कि हैप्चुअली क्रिमिनल होते हैं, जिनका काम ही ओके। जैसे ही उनको छोड़ना है उन्होंने दंगा फसाद कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब वो कुछ ये है कि अगर माफ कर भी दें जो जी। मुद्दत हैं, तो ऐसी सूरत में कोर्ट के पास ये फसाद फिल अर्ज वाला एक ऑप्शन मौजूद होता है कि अगर कोर्ट को लगे कि बंदा जो है हैप्चुअल है, तो फसाद हम्म। अर्ज की पावर इस्तेमाल करते हुए वो उस बंदे को वहां पे मतलब कि माफी नहीं देते, उसको सजा सुनाते हैं कि ये बंदा अगर हम इसे छोड़ेंगे तो जमीन के ऊपर फसाद फैलाएगा, ये हैप्चुअल है, हाँ हाँ। ठीक है। तो ओके। हाँ हाँ जी, जी। ये है फसाद फिल अर्ज। ऐसा ऑफेंडर जो हैप्चुअल हो, जो बार हाँ बार जी। काम करे, जिसका काम ही ये है कि गली मोहल्ले की नुक्कड़ पे खड़े होके उसने वही काम करना है जिस काम के अंदर वो आया है, अरेस्ट होके, तो ऐसी जरूरत में सही। माफी दी भी जा रही हो तो फसाद फिलहाल के तहत जज जो है उसको खींच लेता है। ओके ठीक हो गया ओके। सर। और आपका सर मिटिगेटिंग जो सरकमस्टांसेस हैं, जी जी, क्या चीज? मिटिगेटिंग सरकमस्टांसेस, सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। सर मिटिगेटिंग वर्ड है, ऐसा है या नहीं, लाइट इधर नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, तो मैंने जो सुना है मैं उसी को कर रही हूँ। मिटिगेटिंग सरकमस्टांसेस, मिट इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ओके, इसके कुछ स्पेलिंग आप जो है वो मतलब है इसको अब ये। मैं कहाँ से बताऊँ स्पेलिंग, मुझे ओके, लाइट ही नहीं है तो। इसके अंदर ये है कि हालात को ऐसे मतलब जो है सरकमस्टांसेस या हालात को खराब करना, ठीक हो गया, या हालात को किसी और नहिज नहिज पे लेके जाना, ठीक हो गया। सिंपली जो मुझे इसका समझ आया है वो ये है कि हालात को खराब कर देना, इसके अंदर ऐसे सरकमस्टांसेस पैदा करना जिसके अंदर जो एनवायरनमेंट है या वो जिस चीज के अंदर आप मूव कर रहे हैं उसको खराब कर देना। ठीक है सर, मैं मुझे लगता है यूपीएससी की बैटरी जल्दी लानी पड़ेगी मुझे, अभी 1-2 हफ्ते से खराब हुई हुई है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। ओके। तो इंशाल्लाह सर ये मैं सुबह एक्चुअली देख के ना, तो हाँ जी, मैं वो फिर सुबह आपसे भेजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। तो सीधा आलम, यस आपको कोई एग्जैक्ट। सवाल? राहिला, आपको कोई सवाल? उसके बाद हम मीटिंग एंड करने वाले हैं। नहीं सर, क्लियर है। ओके, कल इंशाल्लाह हम 337 से शुरू करेंगे और उसके बाद 2 एक दिन हमारे और लगेंगे, पीसी भी हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारे 2 मेजर सब्जेक्ट्स रह जाएंगे, केएसओ और सीपीसी। सीपीसी से मुझे भी डर लगता है और केएसओ तो वैसे ही अच्छा है सब्जेक्ट, थोड़ा सा ही है इंशाल्लाह। कल सर फिर। एक सवाल था, जी जी। मैं बोला था सर मई भी तकरीबन मिड में आ गया, कोई डेट अभी तक आई नहीं है, इट्स मीन कि ये तो जून में जाएगा, वो भी लास्ट में ही जाएगा मेरे ख्याल से तो। अल्लाह खैर करेगा, बेहतर है, जितना लेट हो हमें टाइम ज़्यादा मिलेगा। वैसे जो टाइम था, प्रेपरेशन अच्छी हो जाएगी सर। हाँ जी हाँ जी, टाइम जो था वो टाइम तो आ गया हुआ है। मेरी जो पोजीशन है वो ये सर जूरिस्प्रूडेंस हो चुकी है ज्यूरिस्डिक्शन, सर, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। वो 2 दिन का काम है, वो हमने एमसीक्यूज उनके देखने हैं, वो हो जाएगा, उसको कोई इशू नहीं। वो रहता है हमारा मेजर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा था, 2 ही रह गए। वैसे तो हमने ओके इंटरनेशनल सर। लॉ भी अभी पढ़ना है, वो तो हमारे छोटे छोटे तो रहते हैं। मेजर 20-20 नंबरों वाले हमारे और 10-10 नंबरों वाले, तो यही रह गए ना 2। हाँ जी, जैसे हम आप बात कर रहे थे उसकी कि लॉग एट कब, वो मेरी जो प्रोडिक्शन है वो ये है कि मई के एंड पे डेट आएगी, मतलब कि ऐड आएगा, और फिर अप्लाई के 15 दिन होंगे और उसके 3 हफ्ते के बाद टेस्ट होगा। मेरी प्रोडिक्शन ये है कि मई के एंड पे ऐड आएगा और जून के एंड में जो है वो टेस्ट होगा, या वो जो जी सर, फर्स्ट वीक। आई थिंक सर ऐसे ही हो लास्ट जाए, संडे है, प्रोडिक्शन अच्छी लास्ट होगी। संडे हाँ जी। जून का। हाँ जी, तो इंशाल्लाह मजीद जितने दिन जितना लेट आए हमें फायदा ही है, हमारी प्रेपरेशन या थोड़ा थोड़ा हम हर रोज घंटा डेढ़ पढ़ लेते हैं तो ये काफी अच्छा है। जी।
सर क्यूएसओ भी जो है वो हम ऐसे ही पढ़ेंगे सर, इसमें भी तो काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट है वो तो है ही QSO सारा कंसेप्चुअल, तो वो इंशाल्लाह जी। देखेंगे, कोशिश करेंगे, और अगर वो ज्यादा ही मतलब चीजें फैलने लगी तो फिर जस्ट एमसीक्यूज जिंदाबाद। एमसीक्यूज में ही जो कंसेप्ट्स हैं हम उन्हीं को क्लियर कर लेंगे, और अल्लाह नहीं सर, क्यों तो कोई इतना ज्यादा लेंथी तो नहीं है। लेंथी नहीं है आई थिंक लेकिन। सर डेफिनेशन कर लेंगे तो हो जाएगा, जैसे कन्फेशन की, एडमिशन की, अकॉम्प्लिस की, उस हाँ जी तरह ऐसे से ही तो है। हम। अकम्प्लिस कौन होता है, अकम्प्लिस जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद जो है विटनेस कौन हो सकता है, विटनेस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन होने चाहिए, अनसाउंड माइंड पर्सन का क्या है, मतलब जो जितने कॉन्सेप्ट्स हैं। सर अगर ऐसा होता तो अब तक हम क्लियर कर चुके होते। हाँ ये बात आपकी ठीक है, चलें फिर कोई नहीं, वन बाय वन कर लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम भी वेले हैं, आप लोग भी वेले हैं, कोई इशू नहीं इंशाल्लाह। अब वेले से ओके। ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही मतलब कि वो वेला हूँ, लेकिन उसके अंदर मतलब ये है कि अपनी मेरी रिसर्च भी चल रही है, बल्कि अभी हमें बड़े जो है वो 10 रेफरेंसेस हमने प्रियम्बल पे। अब देखें, अब प्रियम्बल हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, कोई बंदा आप तीन लोगों में से मुझे बता सकता है कि हमारा प्रियम्बल क्या कहता है, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वर्ड क्या है, बता सकता है कोई बंदा? सर किस लिहाज से पूछ रहे हैं, मतलब प्रेम्बल पहला तो वर्ड एक रहा। यूएसओ का, आप और ये सॉरी इसका कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वर्ड बता दें कि यहाँ से शुरू हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, कहाँ से हो रहा है प्रेम। अब आप लोग अगर कॉलेज से पढ़ के आए तो 8 से 28। सर जी जी। सर आर्टिकल 1 से ही शुरू हो रहा है, प्रेम्बल से बाद आर्टिकल 1 है। अच्छा यही ओके है। सही। और एमजी खोखर आप क्या कहती हैं इस हवाले से, आपने तालीम भी करना है ना? अच्छा जब मैं बताता हूँ आपको कि क्या फर्क है स्कॉलर के अंदर, चाहे वो एलएलएम का है और चाहे वो है, दोनों हैं तो स्कॉलर, और एक सिंपल एलएलबी स्टूडेंट के अंदर। सर अच्छा जी, अल्लाह अलमाइटी से शुरू हो रहा है। यस डेफिनेटली अल्लाह अलमाइटी से शुरू हो रहा है। क्या है, पढ़ के सुनाए जरा। अ, सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है एंटायर यूनिवर्स यू बिलोंग टू अल्लाह अलमाइटी अलोन, नो यानी पहला स्टार्ट ही रॉन्ग, यहीं से हो रहा है। नहीं नहीं, सर वेयर हैज सोवेरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स। नो नो नो, मैं बताता हूँ आपको। हमारी मैडम है, हमारे दो सब्जेक्ट हैं, हमारी मैडम पीएचडी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उन्होंने कहा कि अब हम, हमारी क्लास में 2 के 3 सिविल जज हैं, 2 3 प्रोसिक्यूटर भी हैं, सब बैठे हुए हैं। मैडम ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन निकालें और बताएं जी कहाँ से शुरू हो रहा है। हमने भी ऐसे ही ये यूनिवर्स और अलमाइटी अल्लाह और ये वो सारा आगे पीछे। अर्ज ये है कि सबसे पूछा, सबसे वो विद इन जजेस और सारे आगे पीछे सब ने यही, कोई इधर कोई उधर, हमने भी कहा जी ये प्रेम्बल से शुरू हो रहा है। मैडम ने कहा जी कि वो ऊपर ऊपर लिखी हुई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो जो स्कॉलर है वो छोटी से छोटी चीज को नोट करेगा, वो जो सिंपल एलएलबी है उसको ये चीजें नोट ना उसको पता है, ना उसको करनी है, ना उसका काम है, और ना ही उसको आएंगी। ठीक हो गया। तो ये फर्क है एक स्कॉलर के अंदर और एक सिंपल एलएलबी के अंदर, कि आपने हर एक चीज को नोटिस करना है और इसी चीज पे आगे आपकी रिसर्च होनी है। फॉर एग्जांपल जी, अब हमें कहा गया जी कि आप लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो प्रेम्बल है जस्टिस का, इसको दुनिया के जैसे काठमांडू है, चाइना, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, उसके बाद चले जाएं यूएसए, कनाडा, मतलब 8 से 10 ममालिक के साथ आपने कंपेयर करना है, हमारा प्रेम्बल क्या कहता है और उनका प्रेम्बल क्या कहता है। उसके बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेस है वो कहाँ पे है। अब जैसे यूनाइटेड नेशन का है, वो लिखते हैं जी वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक हो गया। अब यूएसए के लिखते हैं वी द पीपल ऑफ यूएसए, द ग्रेट अमेरिका। अच्छा हम लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके बाद ऑल, जो पावर है वो जो है वेस्ट फ्रॉम अलमाइटी अल्लाह, और ये वो फलां 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 सारा, मतलब ये चीजें हैं, ये है। तो अब ये इंतहाई मुश्किल काम है। और फिर उसके बाद ये नहीं है कि एमी भी नहीं बातें छोड़नी,
हर एक फिक्रे के साथ आप अगर कोई भी बात कर रहे हैं उसके साथ आपको रेफरेंस चाहिए। ये नहीं है कि गूगल का रेफरेंस चल जाएगा, विकीपीडिया चल जाएगा, ये नहीं। बाकायदा ऑथर चाहिए या बाकायदा बुक चाहिए, बाकायदा थीसिस चाहिए, बाकायदा पब्लिशर चाहिए, आपको ऑथेंटिक चीज़ें चाहिए। तो इंतहाई मुश्किल है रिसर्च जो। बहरहाल ये चीज़ें हैं, मतलब बताने का मकसद ये था कि इंतहाई मुसीबत वाले काम में है, वेले नहीं है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी। सर जी जी। सर आपकी क्लास में जो सिविल जज हैं सर, उन्हें क्या जरूरत पड़ गई एलएलएम करने की? एक्सपोजर है इसके अंदर। इसके अंदर ये है कि कल को आप पीएचडी कर सकते हैं इसके अंदर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका या लॉज हैं, आप उनको एक नई नज़र से देखते हैं, आप इसका कंपैरिजन करते हैं दुनिया के साथ। आपका जो लेवल है, आपकी जो अप्रोच है वो चेंज हो जाती है डेफिनेटली। अब हम नहीं सोच सकते थे कि इतनी सी बात कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो बिस्मिल्लाह से ऊपर से शुरू हो रहा है, ये नहीं है। अब हाँ, बीइंग जो लेकिन सर जी जी। जी सर, मेरे भाई की तो सोच ये है कि अगर हम एलएलएम करेंगे तो जस्ट हम लेक्चरशिप के लिए ही रह जाएंगे बस। नहीं ऐसा। नहीं नहीं सर, वो हमारे सर कहते हैं कि ये वकीलों का बीए होता है एलएलएम, और ये लाजमी होता है और लाजमी करना चाहिए हर वकील को। हाँ ऐसे ही, मतलब इसके अंदर आपकी ना, राहिला की बात अगर जॉब के वाले से देखी जाए तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम इजीली लेक्चरशिप हमें मिल जाती है। ठीक है, अगर किसी को पढ़ाने का शौक है तो जरूर एलएलएम करें। वैसे अगर आपने अच्छा वकील भी बनना है, यानी कि जरूरी नहीं है एलएलएम, लेकिन इसके अंदर ये है कि ये आपकी अप्रोच को चेंज करता है बेसिकली। ब्रेव्स बढ़ती है ना ये सर, हाँ नॉलेज ये, भी बढ़ता है। हाँ नॉलेज बढ़ता है, ये आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज करता है, ये आपकी अप्रोच यस एग्जैक्टली। से लॉज के हवाले यस से यस। चेंज करता है। तो बस ये है। सर आप कह रहे थे कि इन्होंने पूछा कि सर प्रैक्टिस जो है वो 2 साल की तो कंपलसरी है सिविल जज के लिए। हाँ जी। फिर आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वाकई अगर हमें एक दिन का भी एक्सपीरियंस ना हो तो हाँ हम जी, सिविल जज के पेपर दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन कागजों के अंदर तो होना चाहिए ना कि आपका जो लाइसेंस है सर उस। वो तो आज हर चीज मिल जाती है ना। बस ठीक है, मतलब अब देखें ना, अगर आपके पास हाँ। लाइसेंस आ रहा है हम्म। 14 मई 2022 को, तो आप 14 मई 2024 के बाद दे सकते हैं। इस दौरान चाहे 2 साल में आप एक दिन भी कोर्ट ना जाएं, वो मतलब कोई इशू नहीं है। सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, आपका लाइसेंस को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, दैट्स इट। लेकिन सर ये प्रूफ वगैरह तो नहीं मांगते कि जैसे कोई कि प्रूफ, वाकई इसने किया है कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब चल जाता है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, नो इशू। ओके जी, लास्ट मिनट शुरू हो गया और अभी मीटिंग एंड हो जाएगी। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलते हैं हम। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ सर। ओके सर। अल्लाह हाफिज।